जैसे भूगोल के विद्यार्थी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद जब किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो जैसे स्कूल लेक्चर है, एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम होता है और कई सारे स्टूडेंट के लिए फ़ायदेमंद भी रहता है। इसके ऊपर जाते हैं तो नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम रहता है और नेट जेआरएफ क्लियर होने के बाद आप पीएचडी की तरफ जाते हो और साथ साथ आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है। और फिर किसी भी स्टेट में आप असिस्टेंट प्रोफेसर की जब वैकेंसी आती है तो उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जब अपन इस बात को समझते हैं कि आप एज ए ज्योग्राफी के टीचर बनने जा रहे हो, तो चाहे आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ाओ या गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाओ, आपका मैपिंग का नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए। किस तरह से क्वेश्चन आते हैं उसको कैसे समझना है, ये बहुत ज़रूरी है। एटलस को पढ़ना, एटलस जैसे ये एटलस अपन जब ले आते हैं तो इसको पढ़ना कैसे है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। मैं जब इस एटलस को पढ़ाता हूँ तो स्केच पेन का इस्तेमाल करते हुए मैं इसमें पूरी तरह से उसको लाइनें खिंचवाऊँगा। एक एक देश के बारे में डिस्कशन करेंगे कि जैसे ये एशिया महाद्वीप है तो इसकी आउटर इंफॉर्मेशन क्या है। जैसे जापान है तो किस देश के पास में है, जापान में कितने द्वीप हैं। जैसे रियूक्यू द्वीप जो है वो किस देश का पार्ट है। जैसे जकोटा जो ट्राइंगल है वो कहाँ पर है। जैसे बरमुडा ट्राइंगल के बारे में आपने पूछा होगा। जैसे मैक्रोनेशिया में कौन कौन से देश आते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट को नहीं पता होता है कि मैक्रोनेशिया कहाँ पर है, कौन से द्वीप उसमें आते हैं। ऐसे कई सारी लोकेशंस है जिनके बारे में अपन नहीं जानते हैं। क्वेश्चन आता है, जैसे अपन ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो ज्योग्राफी में नेट का जो सिलेबस है, स्कूल व्याख्याता का जो सिलेबस है, कॉलेज लेक्चर का जो सिलेबस है, वो सिलेबस दिया हुआ होता है। लेकिन जब मैं स्टूडेंट से डिस्कशन करता हूँ कि वर्ल्ड ज्योग्राफी को अगर आप स्पेशली अलग पढ़ लेते हो तो 40% ज्योग्राफी का सिलेबस आपके वर्ल्ड के थ्रू ही कवर हो जाता है। क्योंकि भूगोल को पढ़ने के 3 बेसिक अप्रोच होते हैं। सिस्टमेटिक अप्रोच जो टॉपिक वाइज अपन पढ़ते हैं वो तो होता ही है। इसमें पूरे भूगोल को एक यूनिट मान लिया जाता है और फिर एक एक टॉपिक के आधार पर विश्व को पढ़ा जाता है। लेकिन जब अपन प्रादेशिक भूगोल में ले जाते हैं तो पूरे विश्व को अलग अलग प्रदेशों में बांट देते हैं और फिर हर एक प्रदेश की विशिष्ट दशाएं जो और जगह नहीं है, स्पेसिफिक है। जैसे ब्राजील उच्च भूमि, दुनिया में सबसे ज़्यादा लोहा मिलता है। जैसे पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, दुनिया का सबसे ज़्यादा लोहा, गोल्ड, बॉक्साइट, ये सारी चीज़ें वहाँ पर मिलती हैं। जैसे कांगो बेसिन, तो पिग्मी जनजाति सबसे ज़्यादा हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट जो है वो कांगो बेसिन में मिलती है। तो इस तरह से जैसे स्कैंडिनेविया में भी लोहा सबसे ज़्यादा मिलता है, लेकिन कोल्ड क्लाइमेट रीजन है, इसलिए वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं मिलती है। ऐसे अपन एक एक रीजन के बारे में जानेंगे तो उनकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे, तभी वर्ल्ड ज्योग्राफी और ज्योग्राफी का जो पार्ट है वो अपन समझ में आएगा। और तीसरा जो अप्रोच होता है वो थ्योरेटिकल अप्रोच होता है, यानी थ्योरी के माध्यम से किसी न किसी विद्वान ने अपने विचार को रखा है, उसके माध्यम से अपन उसको समझते हैं। जैसे अपन वेबर की थ्योरी से पढ़ते हैं कि दुनिया में कारखाने कहाँ पर है, तो निश्चित है कि वेबर ने बताया था कि भाई जहाँ से किसी वस्तु को लाने और उसको बाजार तक भेजने में न्यूनतम कॉस्ट आएगी वहीं कारखाना लगेगा। तो निश्चित है जितने भी शुगर इंडस्ट्री है, चीनी उद्योग है, वो वहीं लगेंगे जहाँ गन्ना उत्पादन सब ज़्यादा होता है। इसका मतलब है कि अपन रीजनल में अगर दुनिया में ये पता कर लें कि दुनिया में गन्ना कहाँ कहाँ होता है, उसी जगह शुगर इंडस्ट्री आपको ज़्यादा मिलेगा। जैसे लोहा इस्पात उद्योग कहाँ मिलेगा, जहाँ लोहा कोयला ज़्यादा मिलता है। तो निश्चित है दुनिया की ज़्यादातर आयरन एंड स्टील जो फैक्ट्रियाँ हैं वो ज़्यादातर वहाँ मिलेगी जहाँ पर कोयला लोहा ज़्यादा मिलता है। जैसे ग्रेट लेक्स एरिया तो कोयला प्लेशन है, सुक्रे झील के पास आयरन और अच्छा मिल जाता है। तो इस तरह से अपन को लोकेशन वाइज इंटरकनेक्ट करने की ज़रूरत है। जैसे कई बार क्वेश्चन आता है कि क्या ग्रेट लेक्स में शीतकाल में क्या नावें या जहाज चलते हैं, और चलते हैं तो क्यों चलते हैं, नहीं चल रहे हैं तो उसके पीछे क्या कारण हो सकता है। कई बार क्वेश्चन आता है कि उत्तरी जापान में जो होक्काइडो द्वीप है वहाँ सर्दियों में बर्फबारी क्यों हो जाती है, उसके पीछे क्या कारण है। कई बार क्वेश्चन आता है कि चीन में इतनी सर्दियाँ क्यों पड़ती है, भारत में इतनी सर्दियाँ क्यों नहीं पड़ती हैं। ये क्वेश्चन रिलेटेड होता है।
जैसे कई बार क्वेश्चन आता है कि जो गंगा मैदान है उसी लोकेशन पर यूएसए का मिसिसिपी बेसिन है। मिसिसिपी डेल्टा, जो गंगा का डेल्टा है उसी लोकेशन पर मिसिसिपी डेल्टा है। तो फिर मिसिसिपी डेल्टा में ज़्यादा सर्दी क्यों पड़ती है? गंगा डेल्टा में तो सर्दी पड़ती ही नहीं है। तो इसके पीछे क्या कारण, ऐसी कौन सी फिजियोग्राफी दशाएं कंडीशन काम करती है? इन चीज़ों को समझने के लिए जैसे जैसे अगर अपन ये जान लें कि दुनिया के कौन कौन से देश किस प्रेशर बेल्ट या विंड बेल्ट में आते हैं, तो इससे भी अपन उसके क्लाइमेट कंडीशन को जान सकते हैं। तो मेरा जो वर्ल्ड ज्योग्राफी को पढ़ाने का जो पैटर्न होगा वो पूरी लाइनें खिंचवाने के साथ साथ एक एक बात को अपन अलग तरह से नोट्स बनाते हुए चलेंगे, ताकि एक एक महाद्वीप, मतलब आप उस महाद्वीप के बारे में आराम से डिस्कशन कर सकें कि किस तरह की उसकी कंडीशंस होती है, कहाँ कौन सी भौतिक दशा होती है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जहाँ जिनके बारे में अपन कई बार अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जैसे ये मैंने साउथ अमेरिका की जब बात की, तो जब अपन यहाँ देखेंगे तो साउथ अमेरिका का ही पॉलिटिकल मैप है और मैंने इसमें प्रेशर बेल्ट और विंड डायरेक्शन बना रखा है। ये ट्रेड विंड एरिया है टोटली, जिसमें बीच में इक्वेटर है और डोलड्रम बेल्ट है। डोलड्रम बेल्ट के बारे में तो आप जानते ही हो कि वहाँ पर कन्वेक्शनल करंट रेगुलर उठती है और रेगुलर बारिश होती है। तो ये जो इक्वेटर वाला एरिया है, इधर से ट्रेड विंड आ रही है और जिधर से ट्रेड विंड ओशन से आएगी, जैसे यहाँ समुद्र से आ रही है तो यहाँ बारिश ज़्यादा होगी और इधर सूखा ज़्यादा पड़ेगा। इसलिए पेरू जो देश है यहाँ पर डेजर्ट पाया जाता है, जबकि इधर बारिश ज़्यादा होती है। अब ये जो कंडीशन है, जब हर महाद्वीप पे अपन इसको जान लें, समझ लें, यही प्रक्रिया अगर सभी महाद्वीपों पर अपन समझा दें तो क्यों न एक ऐसे स्टूडेंट को भी बात समझ में आ जाएगी, चाहे वो आरएस की तैयारी कर रहा हो या आईएएस की तैयारी कर रहा हो या वो स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहा हो। उसका बेसिक क्वेश्चन है कि ब्राज़ील के पूर्वी तट पर बारिश ज़्यादा क्यों होती है, ब्राज़ील के पूर्वी तट पर गर्म धारा ही क्यों मिलती है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। ऐसे जैसे कोबोट करंट कहाँ है, तो कोबोट नाम क्यों दिया गया है उसको। जैसे बहुत सारे, जैसे क्रूमवेल करंट कहाँ पर है, तो क्रूमवेल करंट नाम क्यों दिया गया है, उसके क्या गुण हैं। जैसे अपन ठंडी धारा को ठंडी धारा क्यों कहते हैं, क्या उसका तापमान बहुत ज़्यादा कम है या किसी और संदर्भ में उसको ठंडी धारा कहते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। एक बेसिक समझ होती है कि जैसे ठंडी धारा एसी की तरह होती है। अगर जैसे एसी को अपन सर्दी में न चलाकर गर्मी में ही चलाते हैं, अगर एसी को अपन साल भर चलाएं तो उसका गुण है कि वो ठंडक ही देगा। तो गर्मी में तो गर्मी को कमज़ोर करने का काम करता है, लेकिन सर्दी में ठंडक को बढ़ाने का काम करता है। सेम ठंडी धारा भी काम करती है कि जिस जगह वो जाती है, समर में तो वहाँ गर्मियाँ कम करने का काम करेगी, लेकिन विंटर में वो सर्दी को बढ़ाएगी। यही इफेक्ट जो है अपन को अलग अलग कोष पर देखना होता है। इसलिए जैसे अपन ने फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ा, जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ा, ओशनोग्राफी पढ़ रहे हैं अपन, बायोजियोग्राफी पढ़ रहे हैं कि कहाँ पर किस तरह के फॉरेस्ट होते हैं, सॉइल्स होती है। तो फॉरेस्ट सॉइल्स का रिलेशन भी क्लाइमेट से है, किस तरह की